नाज़रीन, बड़ी अहम खबर यह सामने आ रही है कि कतर के वज़ीर आज़म बहुत इंपॉर्टेंट और हंगामी दौरे के ऊपर, फैसला कुन दौरे के ऊपर ईरान पहुंच रहे हैं, जिसमें ईरान को ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से आगाह किया जाएगा। ईरान के हमले के हवाले से बातचीत होगी और मुज़ाकरात कहां पर पहुंचे हैं ऑफिशियली इस हवाले से आगाह किया जाएगा। ईरान इस वक्त बिल्कुल समझ लें कि स्टैंड बाय के ऊपर उसकी फोर्सेस खड़ी हैं और जो अमेरिकन फोर्सेस हैं उनकी मुकम्मल निगरानी इस वक्त ईरान कर रहा है। उनकी मिसाइल फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है, एयर डिफेंस जो है वो डिप्लॉय किया जा रहा है, क्योंकि ईरान को हमला करना ही करना है ना। ईरान के पास कोई ऑप्शन नहीं है। ईरान अगर हमला नहीं करता तो फिर ईरान के अंदर जो टारगेट किलिंग है वो एक रूटीन का मैटर बन जाएगी इसराइल के लिए, क्योंकि इसराइल को पता चल जाएगा कि ईरान आगे से कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करता, ठीक है, वो उसकी कमजोरी शो होगी। तो कल को ईरानी सदर को भी निशाना बनाया जा सकता है। ये कोई ऐसी बात नहीं है, अफसाना नहीं है, ये बिल्कुल होगा। अगर ईरान जवाब नहीं देगा तो ईरान ने जवाब देना ही देना है। तो अब ये कतर के वज़ीर आज़म वहां पर हंगामी तौर पर पहुंच रहे हैं। उधर से इजरायली डेलीगेशन जिसको कतर पहले मिस्र ने बुलाने से इनकार कर दिया था, उन्होंने कहा कि कोई मीटिंग नहीं करेंगे। इसी दरमियान अब वो एक हंगामी मीटिंग जो है वो वहां मिस्र में हो रही है, उस बारे में भी आपको आगाह करते हैं। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के शदीद तरीन हमले, यानी इधर एक 48 घंटे इसके अंदर ये सारी चीजें तय होने जा रही है और दूसरी तरफ एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के शदीद तरीन हमले। हिजबुल्लाह के हमलों के नतीजे में जो लगने वाली आग है उसने जला के राख कर दिया। और यमन की जरा आप अंदाजा लगाएं, यमन ने अभी एक जहाज को निशाना बनाया, 5 धमाके उसके ऊपर हुए, 5 मरतबा एक जहाज को अटैक किया है। तो ये जो यमन एक वक्फे के बाद दोबारा से मैदान में उतरा है, इतने वायलेंट तरीके से अब ये मामलात आगे बढ़ रहे हैं कि किसी जहाज को सिर्फ डैमेज नहीं किया जा रहा, बल्कि उसको 4-4, 5-5 मरतबा निशाना बनाकर उसको वहीं का वहीं गर्क किया जा रहा है। इतनी वायलेंट जो जंग है ना, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद नहीं देखी गई। तो यमन एक ज्यादा अल कुद्स फोर्स की जानिब से ये बयान अहम तरीन सामने आया। उन्होंने कहा हम बिल्कुल स्टैंड बाय के ऊपर खड़े, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस पूरी तरह से जो है ना हुक्म को अमल दरामद करने के लिए तैयार है। ताज़ा तरीन तफसीलात आ रही हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, चाइना की जानिब से भी बड़ा अहम तरीन बयान सामने आया है, बड़ी अहम पोजीशन ली गई है। और अगर मैं कहूं कि यह अब तक का चाइना का सबसे स्ट्रॉन्ग तरीन रद्द-ए-अमल है तो यह बिल्कुल गलत ना होगा। ये मैं आगे चलकर आपसे शेयर करता हूं, लेकिन सबसे पहले जो कतर के हवाले से खबर आ रही है, जॉर्डन के वजीर खारजा बहुत सालों के बाद ईरान के दौरे के ऊपर पहुंचे। जब इस्माइल हानिया की शहादत हुई और फौरी ईरान हमला करने जा रहा था, वो हमला रुका, मिस्र से राब्ते, बहुत कुछ हुआ, ईरान रुका रहा। अब नाज़रीन वो मौका आ गया है कि ऑफिशियली आगाह करना है अरबों की जानिब से ईरान को कि उन्होंने टाइम लिया था ईरान से, आज 22 दिन हो चुके हैं, ईरान रुका हुआ है और हमला उसको करना है। एक एक दिन उसका गुजरता चला जा रहा है। तो ईरान को जो है वो जवाब देना है, लेकिन वो जवाब तब देगा जब अरब उसको ऑफिशियली बताएंगे, क्योंकि टाइम लिया ना उन्होंने। तो अब इस जमन के अंदर सबसे फैसला कुन, सबसे इंपॉर्टेंट दौरा कतर के वजीर आजम का इस वक्त ईरान का हो रहा है। अगले कुछ घंटों में वो एक हंगामी दौरे के ऊपर पहुंच रहे हैं ईरान। और अब खबर नाज़रीन ये है कि 2 हफ्ते से ये मुज़ाकरात चल रहे हैं। अगले 48 घंटों के अंदर ये फैसला हो जाएगा कि मुज़ाकरात का नतीजा क्या निकला। यानी हम आपको बता रहे हैं, हमास परमानेंट सीज फायर और परमानेंट विड्रॉल के ऊपर खड़ी हुई है और नेतन्याहू वो कह रहे हैं कि जंगबंदी नहीं करेंगे। तो मुज़ाकरात फेल हो चुके हैं, ठीक है, लेकिन ऑफिशियली तो बताना बाकी है। तो इसमें अब इंपॉर्टेंट बात नाज़रीन ये है कि इलाकाई जंग का फैसला करना कोई आसान बात नहीं है। यानी देखे ना कि एक इलाकाई जंग जो बहुत भयानक होगी, जिसमें बहुत तबाही आएगी, तो ये कैसे फैसला उसका किया जा सकता है। यानी अभी तक कोई तैयार नहीं हो रहा है, यानी अभी भी पूरी कोशिश हो रही है इस जंग को रोकने के लिए, क्योंकि जब ये मतलब बात हाथ से निकल गई तो उसके नतीजे में क्या कुछ होगा कोई इसको इमेजिन भी नहीं करना चाहता, ठीक है। इसीलिए ये फैसला कोई आसान फैसला नहीं है कि ठीक है अगर मुज़ाकरात नहीं हो रहे, अब चूंकि सबको अपनी तबाही की पड़ी हुई है। पहले तो देखे ना सिर्फ गजा तक मामलात महदूद थे, अगर मुज़ाकरात नाकाम हो गए तो हो गए, गजा में बम गिरते रहेंगे। अब ये नहीं है, अब ये है कि अगर ये मुज़ाकरात नाकाम हुए तो फिर साथ इलाकाई जंग जुड़ी हुई है, वो इलाकाई जंग जिसमें हर एक मुल्क मुतासर होगा, पूरी दुनिया की इकॉनमी मुतासर होगी। तो इस बात को कैसे एक्सेप्ट किया जाए कि ठीक है मुज़ाकरात नाकाम हो गए और इलाकाई जंग छेड़ दी जाए, इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। मैं सिर्फ आपको सऊदी अरब की मिसाल दूं कि उनका VN 2030 MBS का, और इस वक्त सऊदी अरब बड़े क्रूशल मोड से गुजर रहा है। उनका ऑयल खत्म हो रहा है, वो अपनी इकोनॉमी को मॉडर्नाइज कर रहे हैं और
जो सऊदी अरब का विजन 2030 है, अगर यहां पर यह जंग छिड़ गई तो वो समझे कि धबरदूस हो जाएगा पूरी तरह से। वो बहुत हद तक हो चुका है इस जंग की वजह से, मजीद उसने हो जाना है क्योंकि इन्वेस्टमेंट रुक गई है वहां पर। तो एक एक मुल्क के अपने अपने मसाइल हैं। तो पहले तो इनको सोचना चाहिए था कि गजा में जो हो रहा है उसका अल्टीमेट नतीजा यही निकलेगा, नहीं सोचा इन्होंने। लेकिन अब जब उनको वन स्टेप अवे एक इलाकाई जंग नजर आ रही है तो वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, या इसके ऊपर मतलब कैसे वो फैसला करें, या इसको मान कैसे लें कि हाँ भाई ठीक है अब बात हाथ से निकल गई है। आखिरी हद तक जोर लगाया जा रहा है। इसलिए आप देखें कैमला हारिस की कॉल हुई, इधर से बेसिकली अरब जो है ना वो प्रेशर डाल रहे हैं अमेरिका के ऊपर कि आपकी वजह से हमने 10.5 महीने इंतजार किया, अब हमारी पब्लिक का प्रेशर। दूसरा, हम ईरान को जाकर क्या जवाब दें, ईरान को क्या कहें कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए। तो उधर से कैमला हारिस बाइडन की कॉल हुई लेकिन वो बात बनी नहीं, और नेतन्याहू जो है उसने अपनी पोजीशन से पीछे हटने से इनकार कर दिया। अब अमेरिका ये भी कोशिश कर रहा है कि फिलाडेल्फिया एक्सेस का जो मामला है उस पर मनाए इजिप्ट को, ठीक है। यानी अमेरिका ये कह रहा है कि जो इजरायली फौज है वो बहुत थोड़ी तादाद में मौजूद होगी। पहले ये कहा जा रहा था कि कोई 12, 15 या 20 के करीब टावर्स हैं जहां पर इजरायली फौज होगी। अब अमेरिका कह रहा है कि आप सिर्फ इनको 2 टावर्स के ऊपर रहने दें, लेकिन इजिप्ट और हमास ने इसको टोटली जो है वो रिजेक्ट कर दिया। तो अब जो भी ये सारा मेस क्रिएट हुआ है, जो भी पूरा क्योस है, हमारी तो असेसमेंट पहले दिन से यही है कि ये मुज़ाकरात नाकाम ही होंगे, ठीक है। लेकिन एक बहरहाल ऑफिशियली तो जवाब आना बाकी है, तो ये ऑफिशियली 48 घंटों में तय हो जाएगा, इससे लंबी बात नहीं है। उधर से एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, इन चीज़ों को कतई नज़र के मुज़ाकरात का नतीजा ऑफिशियली क्या आता है। उन्होंने जंग लॉन्च कर दी है, लेकिन अब दुनिया के मामलात हैं, मुल्कों के मामलात हैं, मिडल ईस्ट के करोड़ों अवाम का मुस्तकबिल इस वक्त दाव के ऊपर लगा हुआ है। गजा में गिरने वाला एक एक बम जो है वो, अब देखें ना कि लोग बहुत तकलीफ के अंदर हैं, जो मिडल ईस्ट के अवाम है, पूरा आलम इस्लाम है बहुत तकलीफ और गुस्से रंज के अंदर बैठा हुआ है। मिडल ईस्ट की अवाम अब जो है ना उनका वो सूरत हाल जो है ना बॉइलिंग पॉइंट वाली पहुंच गई है। तो दोनों तरफ से जो है ना सूरत हाल ख़राब है, और कोशिश ये की जा रही है कि सीज़ फायर हो जाए, लेकिन जारी बात है होता हुआ नज़र तो नहीं आ रहा, ना कोई उम्मीद है। लेकिन वो आखिरी कोशिश जिसको आप कहते हैं, अब अगले 48 घंटों में ये क्लियर ऑफिशियली हो जाएगा। तो ये सूरत हाल है। इसी दरमियान अजीम चाइना के हवाले से बड़ी खबर ये सामने आ रही है। चाइना ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है, आप ज़रा स्टेटमेंट सुनिए। China says Israel has crossed all limits in killings and settlements in Gaza and the West Bank and its campaign will not crowned with victory। ये इन 10.5 महीनों के अंदर, बल्कि मैं तो कहूंगा कि ये चाइना की हिस्ट्री का, क्योंकि इससे पहले चाइना ने तो कभी फ़लस्तीन के लिए पोजीशन ली नहीं है। चाइना तो इसराइल को मानता है, इसराइल में उसके इन्वेस्टमेंट है, चाइना से स्टूडेंट इसराइल में आते हैं, इसराइल से स्कॉलरशिप के ऊपर चाइना में जाते हैं। ये मेरे ख्याल से अगर आप हिस्ट्री भी उठाकर देखेंगे, ये सारी चाइना की तारीख का सबसे सख्त तरीन बयान है जो इसराइल के हवाले से आया है। रशिया बयान दे चुका है इन 10.5 महीने में, बहुत सारे उसने बयान दिए, लेकिन ये चाइना का सबसे अहम तरीन बयान है जिसमें वो कह रहा है कि इसराइल ने तमाम हदें पार कर दी हैं फ़लस्तीनियों को शहीद करने में, और जो ये वेस्ट बैंक में इन्होंने सेटलमेंट्स बनाई हैं। और जो आखिरी लाइन उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट कही, उन्होंने कहा कि इनकी ये जो सारी जेनोसाइडल कैंपेन है ये विक्ट्री में कन्वर्ट नहीं होगी, यानी इनको इस सारे जुल्म के बाद इनकी मंजिल विक्ट्री नहीं होगी। ये मेरे हिसाब से बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। इट्स कैंपेन विल नॉट बी क्राउन्ड विद विक्ट्री, कि इन्होंने बेतहाशा फ़लस्तीनियों को वहां पर शहीद किया है और वेस्ट बैंक में इन्होंने कब्जे किए, और ये एक ऑक्युपाइड जो है ना एक रियासत है, और ये जो कुछ भी कर रहे हैं ये अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इस सब के इख्तिताम में ये फाते नहीं होंगे बल्कि शिकस्त खाएंगे। ये इतना सख्त रद्द-ए-अमल जो है वो चाइना की जानिब से आ रहा है। आगे नाज़रीन चलते हैं तो हिज़्बुल्लाह के बहुत शदीद हमले, बहुत मैसिव लेवल के ऊपर, बहुत इंटेंस, बहुत वायलेंट अटैक इस वक्त जारी हैं। दरअसल 2 मकासद हैं उनके। एक तो ये है कि अभी मुज़ाकरात चुके हो रहे हैं, ऑफिशियली वो ख़त्म नहीं हुए, तो हमले करके बेसिकली अमेरिका को मैसेज दिया जा रहा है कि हम क्या करने वाले, और इसराइल के अंदर मैसेज दिया जा रहा है अवाम को, ऑफिशियल्स को, कि हिज़्बुल्लाह क्या करने की सलाहियत रखती है, ठीक है। और साथ साथ वो मोमेंटम बना रहे हैं कि अभी जब ऑफिशियली अनाउंस हो जाएगा कि मुज़ाकरात फेल हो गए हैं तो उनको फौरी हमला करना है, बरूद का बदला फौरी लेना है। तो एक तरफ ये हमले प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, बयानिया बन रहा है, इसराइल के अंदर जो खौफ है, पैनिक है, भगदड़ है, और अमेरिका में जो एक उससे सारा चीज़ें क्रिएट हो रही हैं। दूसरा मोमेंटम क्रिएट किया जा रहा है
कि जो ही अनाउंस होगा एक पहले ग्राउंड तैयार होगी तो फिर एक ज़बरदस्त बैरूत के हवाले से जो बदला है वो फौरी लिया जाएगा। लेकिन इस वक्त भी जो अटैक हो रहे हैं, ज़रा इसराइल की ज़ुबानी देखिए, अभी जो आग लगी है और तबाही मच गई है, द साइज ऑफ द फायर्स इन द नॉर्थ इज अनप्रेसिडेंटेड। जितने बड़े स्केल के ऊपर आग लगी है, ये वो कह रहे हैं अनप्रेसिडेंटेड है। सेवरल थाउजेंड डुनम्स यूज्ड टू बर्न अ ईयर, बट दिस ईयर ऑलमोस्ट 200,000 डुनम्स बर्न इन द नॉर्थ अलोन। वो कह रहा है ये तारीख के सबसे ज्यादा लगने वाली आग, और उसके नतीजे में जो आबादियां की आबादियां और बहुत सारी मिलिट्री साइट्स भी उनकी जलकर राख हो गई हैं। ये भी तारीख की सबसे बड़ा उनका है मतलब एरिया जिसके ऊपर आग लगी है। द एरिया बर्न्ड एरिया सिंस द बिगिनिंग ऑफ द वॉर इन द नॉर्थ हैज इंक्रीज्ड बाय मोर देन 200% कंपेयर टू द प्रीवियस फायर्स which exceeds the damage caused by the second Lebanon war and the Carmel disaster fire in 2010। जो 2006 के अंदर जंग हुई थी या फिर एक डिजास्टर हुआ था 2010 के अंदर आग लगी थी, ये सबसे ज्यादा यानी 200% उससे ज्यादा आग है जो इस वक्त लगी है। इसके अलावा जरा देखिए, clashes on the northern front caused fires in 790 locations covering an area of 189,000 dunams। तकरीबन 800 मकामात के ऊपर आग लग चुकी है। पिछले हफ्ते और महीनों में जो अटैक्स हुए हैं 800 मकामात के ऊपर। अच्छा, हिजबुल्लाह एक्टिविटी इज इंक्रीजिंग एंड द लेवल ऑफ सिक्योरिटी इन द नॉर्थ इज लोअर। ये हेड ऑफ द अपर गलीली काउंसिल कह रहा है कि हिजबुल्लाह के जो हमलों का स्केल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है और हमारी जो सिक्योरिटी, हमारा जो दिफा है वो उसी तरह से लो से लोअर होता चला जा रहा है। इसके अलावा लेबनान के फॉरेन मिनिस्टर का बयान सामने आया है, फेलियर ऑफ द निगोशिएशंस ऑन गाजा में लीड टू द सिचुएशन इन द रीजन गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। अगर सीज फायर ना हुआ, अगर ये मुज़ाकरात नाकाम हो गए तो फिर रीजनल वॉर छिड़ जाएगी और सूरत हाल जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। तो बेसिकली यही हम बात कर रहे हैं। जो कतर के हवाले से मैं चीज़ आपको कह रहा था कि इस बात को एक्सेप्ट करना कि ठीक है जंग छिड़ जाए, ये आसान नहीं है। आप सिर्फ लेबनान की सूरत हाल देखिए। लेबनान पिछले 6 सालों से एक शदीद तरीन इकोनॉमिक मसाइल से जूझ रहा है। अभी आपने देखा वहां पर लाइट चली गई क्योंकि गैस रिजर्व खत्म हो गए, वो अल्जीरिया ने फौरी तौर पर गैस भेजी है, यानी इकोनॉमिक मसाइल। शाम अपने मामलात में उलझा हुआ है। यमन ने कितनी लंबी जंग लड़ी है, वो तो इसके बावजूद सारे तैयार हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं सऊदी अरब की, यूएई की, कतर की, बहरीन, कुवैत, मतलब हर एक को, जॉर्डन, मिस्र, हर एक को अपनी तबाही नजर आ रही है। जॉर्डन को इतना बड़ा खतरा है, सारी उनकी आबादी 60% फलस्तीनी है, तो वहां पर क्या होगा ये वो सोचना भी नहीं चाह रहे कि इसके नतीजे में क्या सूरत हाल बनेगी। जिम्मेदार ये खुद हैं क्योंकि इनको पहले दिन इनका ये ख्याल था कि कभी यहां तक सूरत हाल नहीं आएगी, यानी पहले दिन से इसराइल को ग्रीन लाइट थी इनकी, वगरना इसराइल ये कर नहीं सकता था। इनका ख्याल ये था कि 2-3 महीनों के अंदर हमास खत्म हो जाएगी और हम अपने मुताबिक जो है वो नया मिडल ईस्ट बनाएंगे, ये इनका प्लान था। लेकिन अब वो प्लान फेल हो गया क्योंकि इसराइल ना तो हमास को खत्म कर सका, दूसरा उसने मैसिव लेवल के ऊपर फलस्तीनियों को जो है वो वहां पर शहीद किया। और उसके जिम्मेदार ये है क्योंकि इनको नहीं पता कि इसराइल की असलियत क्या है। इनसे इसराइल ने अगर बिट्रेल किया है तो इनको इसराइल की असलियत का नहीं पता कि वो क्या है और वो कैसे धोखा देते हैं। इनको अभी तक इजराइल की हकीकत का ही नहीं पता लगा। तो असल तो जो इनके सामने ये तबाही आ रही है उसके जिम्मेदार ये खुद हैं, लेकिन अब वो इस सूरत हाल को कबूल करने के लिए तैयार नहीं और आखिरी हद तक जोर लगा रहे हैं। और अब ये कह रहे हैं कि भाई ईरान को हम क्या जवाब दें, यहीं पर सूरत हाल खड़ी हुई है। ठीक है, तो अब ये सबको पता है कि अगर मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं, जब ऑफिशियली अनाउंस हो जाएगा तो फिर रीजन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होगा, जहां से एक आलमी जंग भी छिड़ सकती है, एक न्यूक्लियर जंग यहां से छिड़ सकती है विद इन डेज। इतने हालात खराब हो सकते हैं। अच्छा, आगे आप जरा चले तो यमन की सूरत हाल देखें। जैसे हमास, हिजबुल्लाह सारे जबरदस्त हमले, इसी तरह यमन 2 मतलब नुक्तों के ऊपर अटैक कर रहा है, यानी 2 उसके मकासद, एक प्रेशर एक्सर्ट करना और दूसरा मोमेंटम बनाना। अभी आप जरा देखिए कि किस शिद्दत के साथ ये अटैक हो रहे हैं। रिपोर्ट ये हुआ है, द ब्रिटिश मैरीटाइम रिपोर्ट कर रहा है, द शिप दैट रिपोर्टेड 5 एक्सप्लोजन्स इन द गल्फ ऑफ एडन वाज अटैक्ड इन द रेड सी एंड द शिप वाज डैमेज्ड। 5 मरतबा अटैक किया गया, 5 धमाके उस जहाज के ऊपर हुए। अंदाजा कर लें, मतलब ये जो पिछला अटैक हुआ था वो मतलब शदीद तरीन था, 4 मरतबा उसको अटैक किया गया। ये जो ग्रीस का जहाज था वहीं का वहीं डूब गया। अब ये नए के ऊपर उन्होंने 5 मरतबा अटैक किया है।
यानी अब वो बिल्कुल एक नई स्ट्रेटजी के साथ आ रहे हैं, नए फेज के साथ, एक नई मामले के साथ, कि वो सिर्फ गर्क करते चले जा रहे हैं 5-5 मरतबा। वगैरह पहले ये था 1-2 मिसाइल टकरा गए, वो डैमेज हो गया, लेकिन अब तो वो बाकायदा वहीं का वहीं गर्क कर रहे हैं उसको। और उसके ऊपर आप देखिए अरबों का सामान होता है, यानी मिलियंस ऑफ डॉलर्स का सामान होता है एक एक शिप के ऊपर। और खुद एक शिप की मालियत कितनी होती है। इसके साथ क्या हो रहा है कि जो अभी ये जहाज डूब रहे हैं, और खासकर ये ऑयल टैंकर्स हैं या बाकी जो जहाज हैं जिनके ऊपर मटेरियल है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक और जहरीला, वो अब वहाँ पर फैल रहा है। और उसके नतीजे में इन्वायरमेंटल और बाकी, क्योंकि अभी देखें ना ऑयल टैंकर वहाँ पर, तो उससे जो इन्वायरमेंटल और फिर आगे तबाही, आग, कुछ भी हो सकता है। इन्वायरमेंटल रिस्क आफ्टर ऑयल टैंकर अटैक्ड इन द रेड सी। We reported that ship crew had evacuated their vessel in the Red Sea after coming under attack. The crude oil on the vessel now represent a navigational and environmental hazard. अब देखें ना कि वहां से जो ये सारा मादा फैल रहा है या ऑयल फैल रहा है, अब वो शिपिंग लेन के लिए भी वो रास्ता मसला बन रहा है और इन्वायरमेंटल कॉज कर रहा है। तो अब वो बात आगे से आगे बढ़ रही है। और इससे क्या मैसेज आ रहा है कि यमन को तुम रोक नहीं सकते। अगर इलाकाई जंग छिड़ती है तो उसमें किस लेवल की तबाही आएगी। और तीसरा, यमन अपना एक पूरा मोमेंटम बना रहा है। अब आप एक और खबर देखिए, ड्रामेटिक डिक्लाइन इन द वेसल्स हेडेड टू इजराइल। वो कह रहे हैं कि बहुत मैसिव लेवल, ड्रामेटिक लेवल के ऊपर जो ट्रैफिक है वो डिक्लाइन कर गई है। अभी जो यमन ने चुके दरमियान में वक्फा किया हुआ था, अब जब दोबारा से उसके हमले शुरू हुए तो ड्रामेटिक लेवल के ऊपर शिपिंग ट्रैफिक जो है वो डिक्लाइन कर गई है। यानी खासकर अमेरिका और बरतानिया के जहाज वहां दूर दूर से नहीं गुजर रहे, ये रिपोर्ट किया जा रहा है। यमन का एक बयान अहम तरीन सामने आया है। द रिस्पॉन्स इज कमिंग फ्रॉम द एक्सेस ऑफ फ्रंट and will be painful and influential and planning for that is one of the reasons for the delay। वो कह रहे हैं कि जो जवाब आएगा वो बहुत पेनफुल होगा, बहुत इन्फ्लुएंशियल होगा, और ये जो डिले हुआ है एक प्लानिंग इस लेवल की हो रही है कि वन ऑफ द रीजन है डिले करने की। ठीक है, तो ये यमन की तफसीलात हैं। इसके अलावा आप जरा देखिए मुख्तलिफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स क्या बात कर रहे हैं। आफ्टर मोर देन 300 डेज ऑफ वॉर इन गाजा वी हैव रीच्ड अ टर्निंग पॉइंट इन द मिडिल ईस्ट। 300 दिनों की जंग के बाद अब हम एक टर्निंग पॉइंट के ऊपर आकर खड़े हो गए हैं कि या एक तरफ जंगबंदी है या रीजनल वॉर है। ये सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बात कर रहे हैं। यूके का जो रिप्रेजेंटेटिव है सिक्योरिटी काउंसिल में, वो क्या बात कर रहा है। रीजनल टेंशंस रिमेन हाई एंड एनी अटैक फ्रॉम ईरान विल हैव डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेज। रीजनल टेंशन बहुत आए हैं और ईरान जब हमला करेगा तो बहुत तबाहकुन कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे। तो मैंने आपको बताया ना कि एक बटन दबने की दूरी के ऊपर मामला खड़ा हुआ है। तो ये कैसे फैसला किया जाए कि ठीक है इस बटन को दबा दिया जाए, तो ये आसान काम नहीं है, क्योंकि सबको नज़र आ रहा है कि यहाँ से आलमी जंग भी छिड़ सकती है और इलाकाई जंग तो फिर बहुत तबाहकुन साथ होगी, उससे आगे इलाकाई जंग भी छिड़ सकती है। इसी दरमियान नाज़रीन, कुद्स फोर्स का जो है वो अहम तरीन बयान सामने आए हैं। उन्होंने कहा हम किस तरह से तैयार हैं और हमले जारी रखेंगे। द ऑपरेशंस ऑफ द एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस विल कंटिन्यू एज लॉन्ग एज द क्राइम्स ऑफ द ज़ायनिस्ट एंटिटी इन गाजा कंटिन्यू। हमारे हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक गाजा में ये जुल्म जारी है। आफ्टर द एपिक ऑफ अल-अक्सा फ्लड द ज़ायनिस्ट एंटिटी कोलैप्स्ड कंप्लीटली एंड द यूनाइटेड स्टेट टुक ओवर द लीडरशिप ऑफ द एंटिटी टू काम द सिचुएशन। अल-अक्सा फ्लड ने इस ऑक्युपाइड टेरिटरी को, ऑक्युपाइड एंटिटी को मुकम्मल तौर पर कोलैप्स करके रख दिया है। The resistance front has spoiled all the equations of the occupying entity and it cannot achieve victory through assassinations। हमने इनकी तमाम जो कैलकुलेशंस हैं, तमाम जो इनकी चालें हैं, उनको नाकाम बना दिया है और ये कभी भी फतह इनका मुकद्दर नहीं होगी। अच्छा, इजराइल का जो साबका आर्मी चीफ है वो देखिए क्या बात कर रहा है। इट इज अ मिस्टेक टू डिले द रिटर्न ऑफ द किडनैप until an agreement reached on the Philadelphia corridor। वो कह रहा है कि ये बहुत बड़ी गलती होगी अगर हम अभी मुज़ाकरात नहीं करते और अपने किडनैप्स को वापस नहीं लाते और सीज़फायर नहीं करते। ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक गलत डिसीजन होगा, स्ट्रेटजिकली बहुत हमें नुकसान होने जा रहा है। नेतन्याहू के हवाले से सूरत हाल ये बनी हुई है कि जो जख्मी सोल्जर्स हैं उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया नेतन्याहू से। इतनी ज़्यादा अंदर रिजेंटमेंट और फौज और बाकी पूरे वो। यूएस के हवाले से नाज़रीन खबर ये सामने आ रही है कि यूएस की जो यंगर जनरेशन है उनके हवाले से सर्वे ये सामने आया कि वो उनका जो है ना इजराइल के लिए सिंपैथी वो तारीखी तौर पर बहुत बड़ा तब्दीली आ गई है। सपोर्ट फॉर द इजराइल अमंग यूएस यूथ इज एन ऑल टाइम लो एंड इंटायर एंटी ज़ायनिस्ट जनरेशन इज कमिंग ऑन द सीन। ये बहुत मतलब अहमियत वाली बात है। ये बहुत जीत है फ़लस्तीन के मुकदमे की कि अमेरिका के अवाम जिसको 100 साल से क्या क्या कुछ बनाया जाता रहा,
उनको बताया जाता रहा, और उसके पीछे फिर सदियों की तारीख है। जब ये यूरोप में रहे हैं, पीछे पूरी सदियों की तारीख है, वहां पर ये तारीखी तब्दीली आ रही है। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये हमारे नज़दीक सबसे एक इंपॉर्टेंट खबर है, और इसके ऊपर पूरी वीडियो भी बनाई जा सकती है इसके इम्पैक्ट्स के ऊपर, कि कौन सोच सकता था कि अमेरिका के अवाम फ़लस्तीन के साथ कभी खड़े होंगे। तो रिपोर्ट ये बता रही है कि पूरी एंटी ज़ायनिस्ट जनरेशन जो है वो वहां पर परवान चढ़ रही है। द सर्वे शोज दैट द मैस कंट्रोल दैट द यूएस लॉबी हैड इन द यूएसए ओवर द मीडिया, हॉलीवुड शोबिज in the past few decades has borne fruit and the older generation strongly support them। वो कह रहे हैं कि जो इजरायली लॉबी का असर और रसूख था मीडिया पे, हॉलीवुड पे, उससे उनको ये फायदा हुआ कि जो ओल्डर जनरेशन है वो तो उनको सपोर्ट करती है। बट दिस इज नॉट द केस विद यंगर जनरेशन एंड द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। लेकिन जो यंगर जनरेशन है, जिन्होंने आगे आकर बागडोर संभालनी है, वो इजराइल के साथ नहीं है। ये इजराइल को सबसे बड़ी परेशानी है। मोर एंड मोर यंग पीपल आर बिकमिंग अवेयर एंड रेजिंग देयर वॉइसेस अगेंस्ट द ज्यूइश लॉबी एंड कंट्रोल्स एवरी स्फीयर इन द कंट्री एंड बायज देयर पॉलिटिशियंस लाइक अ सैक ऑफ पोटैटोज एंड दे आर पब्लिकली बूस्टिंग अबाउट इट थ्रू एपिक ऑर्गेनाइजेशन। बहुत प्राइमरी लेवल की ये खबर है, बहुत हिस्टोरिक लेवल की ये खबर है कि जो यंगर जनरेशन है वो इजरायली लॉबी क्या करती है, उनके घिनौने खेल, कैसे अमेरिका के पॉलिटिशियंस को खरीदा जाता है, जैसे कि आलू खरीदे जाते हैं। वो मिसाल दे रहा है कि ऐसे वो खरीदते हैं अमेरिकन पॉलिटिशियंस को। तो ये यंगर जनरेशन को पता चल रहा है कि हमें तो इन्होंने ऐसे गुलाम बनाया हुआ है। द मोर सपोर्ट पॉलिटिशियंस फ्रॉम बोथ पार्टीज गिविंग देम, द मोर rebellion they arouse in young people towards a nation that has committed genocide against children in human history, greatest genocide। अब वो कह रहे हैं कि जितना अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, जितना ये दोनों पार्टी सपोर्ट कर रही हैं इसराइल को, उतना जो रिजेंटमेंट है यंगर जनरेशन में और बढ़ रहा है। वो कह रहे हैं हम मुजाहरे कर रहे हैं और ये ऊपर से मतलब मजीद सपोर्ट इसराइल को दिए जा रहे हैं, और हम यूनिवर्सिटीज़ में निकलते हैं तो ये हमारे ऊपर हमलावर हो जाते हैं। मैंने आपको कहा था कि यूनिवर्सिटीज़ वाला मामला कभी ख़त्म नहीं होगा, ये ज़्यादा शिद्दत के साथ वापस आएगा। और अमेरिका की तारीख है कि वहाँ पर स्टूडेंट्स ने कैसे जंगें बंद करवाई हुई हैं। वियतनाम की जंग एक बहुत बड़ी मिसाल है। तो ये तारीखी तब्दीलियाँ हैं, एक एक महाज के ऊपर इसराइल की सुबह की, इसराइल की शिकस्त हो रही है। अगर हम अंदर से आवाज़ें उठें इसराइल के अंदर से, वो कह रहे हैं जंग बढ़ी तो इसराइल कोलैप्स होगा। जंग बढ़ने के नतीजे में जो इमेज उसका तबाह हो रहा है, जो मगरब के क्रिश्चियंस का सेंटिमेंट तब्दील हो रहा है, ये बहुत तारीखी नौयत की तब्दीलियाँ, और ये बताती हैं कि फ़लस्तीन को ख़त्म नहीं किया जा सकता। अगर किसी ने ख़त्म होना है तो वो ये नाजायज़ कब्ज़ा है। तो ये इस वक्त के अहम तरीन और ताज़ा तरीन हक़ाइक़ है जो आपके साथ शेयर किए। आप अपनी राय ज़रूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।